हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी है बड़ी बहू के कर्म। रुक जाओ न देवर जी, आप और प्रिया मेरे साथ यहीं। आज घर पर अकेले जी घबराता है, घर काटने को आता है, घुटन सी होती है। मैंने दोनों हाथ जोड़कर देवर जी से विनती की। उत्तर में देवर अमित ने कहा, बड़ी भाभी, प्रिया अपना अपमान नहीं भूली, मेरे हाथ बंधे हैं, पर वह मेरे प्रति अपने फर्ज से मजबूर है। इतना कहकर मुझे बिस्तर पर लेटाकर दोनों अपने घर चले गए। मैं घर की बड़ी बहू हूँ, देवरानी का हुक्म खुद पर नौकरानी जैसा नहीं चलने दूंगी। बिस्तर पर पड़ी प्रेमलता की नज़र दीवार पर टंगी अम्मा जी की फोटो पर गई और फिर वह सोचने लगी। अम्मा जी प्रेमलता की सास थी। अम्मा बीमार थी। मैंने अम्मा की ओर देखा। वे बेबसी से बोली, अक्षय की बहू, हमने पहले भी कहा था, घर में अपनी जगह और दायित्व समझो, वरना आने वाले समय में नौकरानी जितनी इज्जत भी न रहेगी। अपने बिस्तर पर लेटे हुए चौंक कर मैंने आवाज की दिशा में देखा तो पाया घर की हर ईंट और छत में से अम्मा जी की आवाज कानों में गूंज उठी। इतने सन्नाटे और घर में खामोशी पसरी होने के बाद भी ये आवाजें तेज तेज तर होती गईं। मैंने घबरा कर अपने कानों पर हाथ रख लिए, पर उनकी आवाज पूरी ताकत से मेरे कानों को चीरती जा रही थी। इंसान के दुनिया से चले जाने के बाद भी उसकी आवाजें खामोशी में बड़ा शोर करती हैं। न चाहते हुए भी कभी अम्मा जी और बाबूजी के बेबस चेहरे मेरे सामने बार बार आते थे। मेरा ज़मीर मुझे शर्मिंदा करता और मन बार बार मौत की इच्छा करता, पर जीवित रहना भी जरूरी था। मैं प्रेमलता हूँ, इस वीरान और बेजान से घर में रहने वाली अकेली जीवित और शापित सदस्य। किसी ने सच ही कहा है कि हमारे कर्मों का हिसाब यही होता है और बिना अदा किए रिहाई नहीं मिलती जीवन की कैद से। मैं हमेशा से ऐसी न थी, बेहद लाड़ दुलार में पली, रूप गर्विता, जिसे अहम भी था अपने रूप का। माँ बचपन में ही गुजर गई थी और जिस घर में दुल्हन बनकर आई वह बहुत संपन्न था और मैं थी उस घर की सबसे बड़ी बहू। मेरी सास के तौर पैर जमीन पर न पड़ते थे मेरी बलाएं लेते हुए। वो स्वयं भी इस घर की बड़ी बहू थी। उस पर देवरों और ननदों के माँ समान बड़ी भाभी भी। सुनने में आता था उन्होंने ही सबका पालन पोषण किया था, क्योंकि बिना सास की ससुराल थी उनकी। घर की पुरानी पीढ़ी की बड़ी भाभी अब सास की नई भूमिका में आ चुकी थी और नई पीढ़ी की बड़ी बहू यानी कि मुझको अपनी बरसों की जोड़ी विरासत सौंपने को आतुर थी। परिवार की जड़ रसोई होती है। दुल्हन, कभी मेरी रसोई में पंक्ति भेद न करना। उन्होंने पहली रसोई में तो मुझे झुमके देते हुए सीख दी थी, क्योंकि मैं तो अपने मायके में बड़े ही प्यार से पली थी। ना ही तो मैंने कभी काम करना जाना था और ना ही कभी किसी बंदिश में रहना। ससुराल में आकर भी मेरा यही हाल था। इतने बड़े परिवार के नाम से ही मुझे घुटन हो रही थी। मैंने उस समय सिर हिला तो दिया, पर अपने व्यवहार से धीरे धीरे सबको ये जतला दिया कि उचित दूरी बनाए रखें। अम्मा जी घर में अपनी देवरानियों के साथ लगी रहती और मैं बेपरवाही से सब देखती रहती। हाँ, अपनी सुविधा में मैंने कभी कोई समझौता नहीं किया। मुझे अपने समय पर उठने और सोने की आदत थी। कामचोरी की आदत होने के कारण मायके में रहना भाता और ससुराल भी रहती तो रसोई घर में न जाती। भूख लगने पर बाजार का नाश्ता बहुत आता था। यहाँ तक कि मैं अपने पति की किसी भी जरूरत से कोई मतलब न रखती थी। धीरे धीरे घर वाले मेरे लापरवाह रवैये से मुझसे दूर होने लगे। मुझे अपने पति अक्षय की भी कोई विशेष तमन्ना न थी। मेरा रूप उन्हें मेरे पास ले ही आता था। कुछ वर्षों में मैं एक एक करके 3 बच्चों की माँ भी बन गई, पर वो भी मेरी तरह संयुक्त परिवार की जिम्मेदारी बन गए, यानी कि अम्मा जी की। मेरे रवैये पर कोई अंतर न आया। अक्षय अब घर कम आते, पर मुझे कोई फर्क न पड़ता। मैं एक दिन अम्मा ने मुझे समझाते हुए कहा, अपने पति की कदर करो बहू, समय रहते हम जिंदगी भर नहीं रहने वाले। हाथ जोड़कर बोली, उसे बांधो घर से, अगर देर से आए तो दरवाजा मत खोलो, घर की जरूरत का एहसास कराओ। मैंने उत्तर में कहा, किसी को बात कर रखना मेरे बस की बात नहीं, मैं अपना घर संभाल लूं, बस यही मेरे लिए काफी है। जिसको जो करना है करे, मुझे किसी की नहीं पड़ी और मैं आपकी तरह नहीं हूँ कि बिना बात के सबकी जिम्मेदारी
अपने सिर पर लेती फिरूं। मुझे किसी की माँ बनने का कोई शौक नहीं है। उस दिन के बाद अम्मा जी ने चुप्पी साध ली। सारे देवर शादी के बाद बाहर रहने लगे। एक को छोड़कर देवरानी ने पहले अपने कर्तव्य निभाए और बाद में मेरे हिस्से के भी। अब धीरे धीरे अधिकार भी उसके हिस्से में जाने लगे। न अक्षय के बहके कदम संभले और न ही मेरा गैर जिम्मेदाराना रवैया, और मेरा परिवार धीरे धीरे बिखरता ही चला गया। पहली बार बाबूजी के दुनिया से जाने के बाद मेरी आंख थोड़ी खुली तो समझ में आया कि उनके साथ त्याग करके अम्मा जी ने क्या कमाया था। उनकी बात काटने का साहस किसी में न था, पर बाबूजी के जमाने वाले ऐशो आराम अब न थे। मुझे भी अब परिवार की जरूरत के लिए कमरे से बाहर निकलना मंजूर होने लगा था। अब मुझे कमी के साथ असुरक्षित भी महसूस होने लगा। मुझे बड़ी बहू होकर देवरानी के आदेश पर चलना मंजूर न था। उसको मैंने लड़ झगड़ कर बंटवारा और घर खाली करने पर मजबूर कर दिया। एक चाकू लेने की भी मोहलत न दी। पहली बार घर छोड़ते वक्त अम्मा ने कहा, बड़ी भाभी माँ दाखिल होती है, छोड़ दे अमित, तू सब कुछ कर लेगा। तब भी अम्मा जी ने मुझे कुछ नहीं कहा। अपने छोटे बेटे अमित को ही समझाया था। अम्मा जी ने कभी भी तेज स्वर में मुझसे कुछ भी नहीं बोला था। पहले अक्षय हाथ से गए, फिर रूप, और उसके बाद बच्चे भी हाथ से फिसलते चले गए। उन्हें तो मैंने रोटी को भी तरसा रखा था। सब कम उम्र में कमाने गए, फिर लौटे ही नहीं। मैंने किसी के प्रति कोई फर्ज निभाया ही नहीं था। फिर एक दिन अम्मा भी चली गई दुनिया से, पर शांति थी उनके चेहरे पर। उनकी अंतिम विदाई में बड़ी भौजी को रोने वालों की भारी भीड़ थी, और पहली बार मेरा जी अपने अंजाम पर घबराया। उनमें और खुद के कर्मों में अंतर गिनते गिनते भीड़ में उपेक्षित बैठी कब लुढ़क गई। जब होश आया तो बीमारियां और अकेलेपन का शिकार हो चुकी थी। आज बिस्तर पर पड़ी पड़ी यही सोच रही थी कि मैं भी इस घर की बड़ी बहू थी और अम्मा जी भी बड़ी बहू थी, मगर कितना फर्क था अम्मा जी में और मुझ में। आज मेरे पास कुछ भी नहीं है। जो अम्मा जी इस दुनिया से गई थी तो उनका भरा पूरा परिवार और उनके सभी बच्चे उनके साथ थे, पर मेरे पास मेरा कोई परिवार नहीं, ना मेरे बच्चे और ना ही पति। उस समय में अम्मा जी की भी एक बात सुनी होती तो आज मेरा परिवार भी मेरे साथ होता। मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है, शायद यही मेरे कर्मों की सजा है। तो फ्रेंड्स, इतनी सी थी ये कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।